हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके गाइस जो ट्रांसफार्मर है उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि प्राथमिक कुंडली में धारा स्थापित करने के लिए द्वितीयक कुंडली में धारा, ऑप्शन है स्थायी रूप से सीधी दिशा में प्रवाहित होती हैं, बी है स्थायी रूप से उल्टी दिशा में या क्षणिक और उल्टी दिशा में, या डी जो है कि क्षणिक और सीधी दिशा में बहती हैं। तो बाय एसेंशियलाइजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आंसर रहेगा इसका सी कि क्षणिक और उल्टी दिशा में। गैस जो प्राथमिक कुंडली होती है ट्रांसफार्मर की, उसमें धारा स्थापित करने से द्वितीय कुंडली में धारा क्षणिक और उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें कि प्राथमिक कुंडली में धारा बंद करने से द्वितीय कुंडली में धारा क्या होता है। तो ऑप्शन जो है कि क्षणिक और सीधी दिशा में प्रभावित होती है, या क्षणिक और उल्टी दिशा में प्रभावित होती है, या स्थायी रूप से सीधी दिशा में प्रवाहित होती है, या स्थायी रूप से उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए, क्षणिक और सीधी दिशा में प्रवाहित होती है। गाइस यदि ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें धारा को बंद कर देंगे तो द्वितीय कुंडली में धारा क्षणिक और सीधी दिशा में प्रवाहित होगी। ओके, बाय क्लोजिंग द करंट इन द प्राइमरी कॉइल द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये रहेगा मोमेंट्री एंड इन द स्ट्रेंथ डायरेक्शन। ओके गाइस, यानी कि क्षणिक और सीधी दिशा में धारा का प्रवाह होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड कि प्रेरण कुंडली का उपयोग होता है। तो प्रेरण कुंडली जो होती है उसका उपयोग किस में होता है। ऑप्शन है धारा मापने में, विभवांतर मापने में, एक्सरे नलियों के चलाने में होता है। तो यूज ऑफ इंडक्शन कुंडली, तो ये रहेगा हमारा डी कि रनिंग ऑफ एक्सरे ट्यूब, यानी कि एक्सरे नलियों को चलाने में जो होता है प्रेरण कुंडली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेंज का नियम किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट गैस बहुत ही ज़्यादा। ऑप्शन है आवेश, ऊर्जा, द्रव्यमान या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो लेंज लॉ इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा एनर्जी। तो गैस ऊर्जा संरक्षण के जो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम। ओके, तो इम्पोर्टेंट है लेंज का जो नियम है एनर्जी के संरक्षण पर आधारित है, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो प्रेरण कुंडली में क्या होता है, उच्च धारा का उच्च वोल्टता, या निम्न धारा पर उच्च वोल्टता, या उच्च धारा पर निम्न वोल्टता, या डी जो है कि निम्न धारा पर निम्न वोल्टता प्रदान करती हैं। तो ये रहेगा हमारा बी। तो गाइस जो प्रेरण कुंडली जो होती है निम्न धारा पर उच्च वोल्टता हमें प्राप्त प्रदान करती है। तो इंडक्शन हॉरोस्कोप, तो ये रहेगा हमारा बी, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, सॉरी जो लो वोल्टेज एंड हाई करंट, यानी कि जो हाई वोल्टेज एंड लो करंट, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा कि निम्न धारा पर वह उच्च वोल्टता हमें प्रदान करती है। प्रेरण कुंडली की ये प्रमुख विशेषता है गाइस, तो इम्पॉर्टेंट भी बनता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये भी हम देख लें, इम्पॉर्टेंट है गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो क्वेश्चन है कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, और यदि इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ऑप्शन है 1 वेबर, 0.1 वेबर, या 0.01 वेबर, या 0.001 वेबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसको हम देखते हैं कि इसको अगर हमें चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान अगर हमें वैल्यू याद करनी है तो इसका फार्मूला जो रहता है एल आई। एल की जो यहाँ पर मतलब होता है स्वप्रेरण गुणांक, और आई जो होती है आपकी विद्युत धारा। तो हमारे पास दोनों ही हैं, तो इससे हम यहाँ पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर दिया हुआ है हमें मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जब एक यूनिट एसआई मात्रक में है तो दूसरी यूनिट भी एसआई मात्रक में होनी चाहिए।
क्योंकि विद्युत धारा की जो यूनिट होती है एम्पियर में होती है, तो इसलिए हमें जो सौ प्रेरण की जो 5 मिली जो यूनिट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये रहेगा 5 × 10⁻³ ओके। तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा हमारा, तो ये रहेगी L की वैल्यू और I की वैल्यू रहेगी हमारे पास 2। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास रहेगा कि 10 × 10⁻³ तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। ओके गाइस, 0.01 वेबर यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो उच्चतम मान, सेकंड है औसत मान, सी है वर्ग औसत वर्ग धारा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर रहेगा यहाँ पर सी कि मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि हम एक तप्त तार जो अमीटर को में मापता है प्रत्यावर्ती धारा का वह मूल औसत वर्ग मूल मापता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये हॉट वायर अमीटर में सर अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट जो मापता है यहाँ पर मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि सी आंसर हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मूल औसत वर्ग मान का अनुपात है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और ऑप्शन है 2 या सेकंड है √2 या √1/2, सॉरी 1/√2 या 1/2। तो द रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू एंड स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा गाइस बी कि √2 हमारा राइट आंसर रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का जो अनुपात रहता है वह रहता है √2। तो ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो ये हमारा कि तप्त तार अमीटर में विक्षेप जो होता है कि मापता है धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये डिफ्लेक्शन इन अ हॉट वायर अमीटर, तो ये रहेगा हमारा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है तप्त तार में जो अमीटर में विक्षेप होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, चल कुंडल अमीटर से, तप्त तार अमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड इन, तो ये रहेगा हमारा सी कि हॉट वायर अमीटर, यानी कि तप्त तार अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को मापा जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा सी। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइस। तो ये जो हमारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड होते हैं गाइस, तो ऑप्शन है उपचायी ट्रांसफार्मर है, एनपी ज़्यादा है एनएस से, या एनएस बराबर एनपी, या एनएस कम है एनपी से। तो यहाँ पर एनपी जो है प्राथमिक कुंडली में लपेटनों की संख्या, और एनएस की जो है कि द्वितीय कुंडली में लपेटनों की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा बी, सॉरी जो बी जो हमारा आंसर रहेगा एनएस जो ज़्यादा है एनएस कम है एनपी से, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, और जो कि जबकि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो उस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें उपापचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये, और इस प्रकार जो अपापचयी ट्रांसफार्मर होते हैं गाइस, इनमें जो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी कि एनएस जो होते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, अर्थात एनएस ज़्यादा होते हैं, एनएस कम होते हैं एनपी से। यह निम्न धारा वाले उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च धारा वाले निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदल देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये, एक बार और हम देखें तो यह निम्न धारा वाले उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को उच्च धारा वाले निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट इसी के
जैसा ही है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर गाइस जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें जो होता है कि जो सेकंड जो होता है हमारा जो सेकंड कुंडली होती है तो उनमें फेरों की संख्या अधिक, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इसको हम देखें तो यह ट्रांसफार्मर जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती धारा वाले निम्न विभवांतर को उच्च विभवांतर वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती आपूर्ति की शिखर वोल्टता लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 220 वोल्ट या 253 वोल्ट या 311 वोल्ट या 440 वोल्ट। तो द पीक वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 2020 वी वोल्टेज इज अप्रोक्सिमेटली। तो ये रहेगा हमारा 311 वोल्ट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती आपूर्ति की शिखर वोल्टता लगभग जो होती है 311 वोल्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए या प्रत्यावर्ती धारा को परिवर्तित करने के लिए, या जो रहेगा सी की प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह में शक्ति ह्रास को रोकने के लिए, या डी जो है धारा के स्रोत की शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर, तो आंसर रहेगा बी ए कि प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए। ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर टू चेंज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, यानी कि प्रत्यावर्ती विभव को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की शुद्ध धारिताई परिपथ में लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल और परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का कालांतर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कि विद्युत वाहक बल धारा से पाई आगे होगा, या धारा विद्युत वाहक बल से पाई आगे होगी, या धारा विद्युत वाहक बल से पाई पीछे होगी, या धारा विद्युत वाहक बल से पाई आगे होगी। तो इसको हम देखेंगे तो ये रहेगा हमारा इसका आंसर कि पी की धारा जो होगी विद्युत वाहक बल से पाई आगे होगी। तो जो एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो होता है उनमें शुद्ध धारिती परिपथ में लगाते हैं तो विद्युत वाहक बल और परिपथ में बहने वाली धारा में कालांतर जो होगा, धारा जो होती है उसमें विद्युत वाहक बल से पाई आगे होगी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर लें कि ट्रांसफार्मर में क्रोड में भंवर धाराएं न बनने के लिए उसमें क्या किया जाता है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा कर देते हैं, या क्रोड जो होते हैं उसे पटली लेते हैं, या सी है उपापचयी ट्रांसफार्मर बनाकर, या डी जो है ऊंचे विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा उपयोग में लेकर। तो इन ऑर्डर नॉट टू क्रिएट वोल्टेक्स करंट इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये रहेगा हमारा बी टेक स्लिप्ड कोर। ओके, यानी कि पतली क्रोड बनाकर जो ट्रांसफार्मर के क्रोड में भंवर धाराएं बनने से रोका जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। तो दो कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान किस प्रकार बढ़ाया जाता है। ऑप्शन है कुंडली के चक्करों को बढ़ाकर, या कुंडली में चक्करों को अधिक करके, फिर कम करके, अधिक करके, या कुंडली में लकड़ी के कोरों पर लपेटने पर, इनमें से कोई नहीं। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज बाय। तो ये रहेगा हमारा आंसर कि बी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल्स, यानी कि कुंडली के चक्करों को अधिक करके दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। तो ट्रांसफार्मर की कार्यक्षमता अधिक होती है क्योंकि ऑप्शन है ट्रांसफार्मर का एक भी भाग गति नहीं करता है, वह अधिक वोल्ट उत्पन्न करता है, या वह न्यूनतम वोल्ट उत्पन्न करता है, इसमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा ए, ट्रांसफार्मर का एक भी भाग गति नहीं करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की जो कार्यक्षमता होती है वह अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए निम्न बताइए। तो कौन सा नियम इसमें रहेगा। तो ये है हमारे पास फैराडे का नियम, लेंज का नियम, मैक्सवेल का नियम, या
एम्पियर का नियम। तो ये रहेगा लेंज का नियम। तो गाइस जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को निश्चित करने के लिए लेंज के नियम का उपयोग किया जाता है। तो स्टेट द रूल ऑफ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF इन द इवेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये रहेगा लेंज लॉ, इम्पॉर्टेंट भी है ये। और हमारा अंतिम क्वेश्चन की डायनेमो की क्रोड पतली इसलिए होती है ताकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाए, या फिर है कि क्रोड की चुंबकीय संतृप्तता का स्तर बढ़ जाए, क्रोड की अवष्टि चुंबकत्व बढ़ जाए, या क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का ह्रास कम हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि डायनेमो की जो क्रोड पतली इसलिए होती है ताकि क्रोड में उपस्थित भंवर धाराओं की के कारण जो ऊर्जा होती है उसे कम किया जा सकती है। द कोर ऑफ डायनेमो इज लैमिनेट सो दैट ये रहेगा रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू वर्टेक्स करंट इन द कोर, यानी कि क्रोड में जो भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा की हानि होती है उसे कम करने के लिए डायनेमो की जो क्रोड होती है उसे पतली बनाया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।